पृथ्वी की सतह को जब हम देखते हैं तो हमें विभिन्न उच्चावच दिखते हैं। विशालकाय पर्वत हैं, गहरे महासागर हैं, पठार हैं। पृथ्वी की सतह पर ये जो विभिन्न उच्चावच हैं उनका संतुलन निश्चित रूप से किसी सिद्धांत द्वारा संतुलित होता है। कोई एक सिद्धांत है, कोई थ्योरी है इसके पीछे जो कि इसे संतुलित करती है। ये हम जानते हैं कि पर्वत चाहे कितने भी विशालकाय हो जाएं, महासागर कितने भी गहरे हो जाएं, कितने भी डेंस हो जाएं, यहाँ की चट्टानों की डेंसिटी कितनी भी हो जाए, वो सारा मास अल्टीमेटली कंपनसेट हो जाता है और कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता है। मोर और लेस सब बैलेंस्ड रहता है। तो ये एक तरीके का एक इक्विलिब्रियम का स्टेट है। ये इसके पीछे एक सिद्धांत है कि ये कैसे बैलेंस रह पाता है। इतने विशालकाय पर्वत हैं, वो कैसे ऐसे खड़े रह पाते हैं इतनी तेज़ी से घूमती हुई पृथ्वी पे। तो इसके पीछे जो सिद्धांत है उसका पता लगाने का जब प्रयास किया गया तो ये पाया गया कि इसके पीछे जो थ्योरी है वो समस्थितिकी का एक सिद्धांत है। आइसोस्टेसी की जो थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कहा गया कि मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स एंड लो लेइंग बेसिन ऑन ए रोटेटिंग अर्थ, यानी कि एक यांत्रिक स्थिरता है ऊंचाई वाले उच्चावच और गहराई वाले उच्चावचों के बीच। आइसोस्टेसी वर्ड डटन ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। 1859 में इन्होंने दिया था। आइसोस्टेसी यानी इक्विपोइस, ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलके बना है। आइसो मतलब इक्वल, स्टेशियस मतलब स्टेटस से निकला है, मतलब इक्वल स्टैंडिंग। जाहिर सी बात है कि जो अपस्टैंडिंग लैंड मासेस और लो लेइंग बेसिन्स, उनका इक्विलिब्रियम की बात करी गई है। तो आइसोस्टेसी इज़ नॉट अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ फोर्स। ये एक स्थिति है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर डटन के शब्दों में आइसोस्टेसी को समझा जाए तो आइसोस्टेसी इज़ द अपस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ. The upstanding parts of the earth must be compensated by lighter rock materials from beneath, so that the crustal relief should remain in mechanical stability. जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो उसके नीचे कुछ ऐसा लाइटर मटेरियल है, रॉक्स हैं जो हल्की हैं, उनकी डेंसिटी कम है, उससे उनका कंपनसेशन हो जाता है। उनके जो हायर मासेस हैं उसका कंपनसेशन हो जाता है और इस तरीके से जो क्रिस्टल रिलीफ है उसके बीच में एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी, एक यांत्रिक स्थिरता बनी हुई रहती है। जे स्टीयर्स ने भी इसके बारे में अपने मत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट wherever equilibrium exists on the earth surface, equal mass must underlie equal surface area. यानी कि equal mass उसके नीचे जो सरफेस एरिया है वो उस मास को कंपनसेट कर देता है। यानी कि ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं उनका जो आधार है वो चौड़ा है या वो ज़्यादा सरफेस एरिया घेरता है जिसको कि वो कंपनसेट कर देता है। इसी तरीके से अगर देखेंगे कि कंक्लूजन ये निकलता है कि वॉट एवर द डेंसिटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स कितना भी द्रव्यमान हो या उसका घनत्व कुछ भी हो, बात ये है, अंतिम बात ये है कि सब संतुलित रहते हैं। कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, गिरता नहीं है। माउंटेन है वो हमेशा खड़ा ऐसे ही रहेगा और गहरे समंदर हैं तो किसी का अपना जो स्थिति है वो बिगड़ती नहीं है और एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो अब बात ये आती है कि थोड़ा सा अगर हम इतिहास को देखें तो आइसोस्टेसी के इतिहास में जाएं तो ये संकल्पना, ये थ्योरी कहाँ से आई, इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ। तो पहले जब ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया, लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि जो पर्वत हैं
वो उनकी रेगुलर वेदरिंग होती है, वो उनकी हाइट कम होती है, और कंसिक्वेंशियल फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, और उसी वेदर्ड मटेरियल से, सेडिमेंट से बाकी के पर्वतों का निर्माण होता जाता है। तो यानी कि कहीं पे माइनस हो रहा है तो कहीं पे जाके कंपनसेट हो जा रहा है और वो प्लस होता जा रहा है। नेक्स्ट है कॉन्डामाइन एंड मोपैशियस ने, इन्होंने भी अपने इसी क्रम में कुछ व्यूज दिए थे, जो कि इन्होंने बताया था कि अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, अर्थ जो है वो पूरा गोल नहीं है, लेकिन ये पोल्स पे फ्लैट है। तो यानी कि इन्होंने बताया था कि ये कुछ संतरे नुमा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, पूरी तरह से ये गोल नहीं है। और इनका रिसर्च जो था वो शेप ऑफ द अर्थ पे ही था। अब इनके आगे इनके ही कॉन्सेप्ट में बॉर्जर ने अपना कुछ कुछ क्वेश्चंस किए, और लेकिन बॉर्जर के दिमाग में एक नई बात ग्रेविटी एनोमली की आई। उन्होंने कहा कि जो माउंटेन्स हैं, इतने विशालकाय पर्वत हैं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनका अपने आसपास के क्रिस्टल फीचर्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। देयर शुड बी सम इम्पैक्ट ऑफ माउंटेन, कुछ तो असर होगा अपने आसपास के क्रिस्टल फीचर पे। मीन्स इन्हें ऐसा लग रहा था कि एक आकर्षण की शक्ति होनी चाहिए, कि अट्रैक्शन, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण माउंटेन मासेस का अपने आसपास के क्षेत्रों पे होना चाहिए, जो हम आगे चल के जो जियोडेटिक सर्वे कल्याणा और कल्याणपुर में हुआ उसमें देखेंगे। तो ये बॉर्जर का ये फाइंडिंग था, और उन्होंने कुछ कंपनसेशन लेवल की या कंपनसेशन की बात की, जो जिस बात को बाद में वॉस्वोरस ने पकड़ा और उस पे काम किया, और एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि जो माउंटेन्स हैं वो ऊपर से देखने में इतने विशालकाय हैं, लेकिन वास्तव में वो अंदर से खोखले हैं, तभी वो इतनी ऊंचाई तक उनका मास हमें दिखता है। तो वास्तव में वो उतने भारी नहीं है, वो खोखलापन है उनमें। इसलिए तो अब इस जो ये जो बात है माउंटेन वाली, इसका सूत्रपात जो था ये बॉर्जर के कॉन्सेप्ट में हो गया था, और उसी को बॉस्फोरस ने उठा के एक्सप्लेन किया, जो कि एक कंपनसेशन की बात कही गई, यानी कि हॉलोनेस जो है उसके अंदर की, खोखलापन जो है, उससे उसका मास जो है, विशालता जो है उसकी, वो कंपनसेट हो जाता है। आगे देखेंगे कि अब इसी क्रम में जब आइसोस्टेसी का डेवलपमेंट ही हो रहा था, अभी आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सामने नहीं आया है, उसमें हम देखेंगे कि इंडिया में भी जियोलॉजिकल सर्वे चल रहे थे।